उत्तर प्रदेश अनलॉक। उत्तर प्रदेश अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। आज सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिलों को अनलॉक कर दिया। कम होती संक्रमण की दर के मद्देनजर जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 सक्रिय केस का मानक भी तय किया गया है। इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि प्रदेश में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। वाराणसी में आज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। लॉकडाउन के चलते करीबन 53 दिनों के बाद विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की कतार लगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए, साथ ही हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजते हुए सुनाई दी। मंगलवार देर शाम योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सीएम ने 57 सड़कों को प्रमुख जिला मार्ग घोषित कर दिया है, जिन्हें कि 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से यूपी के 8 जिलों को खास तौर पर फायदा होगा, जिनमें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल है। तो यूपी के 8 जिलों को फायदा होना है इस बड़े फैसले से। 57 सड़कों को प्रमुख जिला मार्ग घोषित किया गया है। अखिलेश यादव भी कोरोना का अब टीका लगवाएंगे। जी हां, सपा पार्टी के अध्यक्ष कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए खुद ही दी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर एक बार फिर सूबे में सियासी तापमान हाई है। अखिलेश ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव अपने बयान से पलटी मार गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको अखिलेश यादव का पुराना बयान सुनना चाहिए। सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। पहले नेताजी ने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ऐलान टीका किया है। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं और हम भी टीका लगवाएंगे। और टीके की कमी से जो लोग नहीं लगवा सके थे टीका, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान करते हुए लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो भी भारत सरकार की ही तरफ से लगाई जा रही थी। तब अखिलेश को ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये वैक्सीन भारत सरकार की वैक्सीन दिख रही है। बात जो भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में वैक्सीन को लेकर राजनीति करना, फिर खुद वैक्सीन लगवाने का ऐलान करना अच्छी बात नहीं है नेताजी। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात मौत के मॉक ड्रिल की। जी हां, पारस अस्पताल मामले में तथाकथित मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की जान के मामले में जिला अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पारस अस्पताल को बुधवार दोपहर तक प्रशासन सील कर पाएगा। मौजूदा वक्त में अस्पताल में लगभग 55 मरीज भर्ती है। सभी मरीजों को एसएनएमसी में भर्ती किया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने कई तीमारदारों से बात कर उनकी जानकारी ली है, जिनका कि दर्द और आक्रोश कैमरे के सामने भी छलक उठा। तो वही स्वास्थ्य मंत्री ने भी
क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है वो भी सुनिए। महामारी काल के अंदर पारस हॉस्पिटल के अंदर 5 मिनट के लिए मॉकड्रिल की जाती है। इस 5 मिनट की मॉकड्रिल के अंदर 22 लोगों की मौत हो गई। यह एक वायरल वीडियो हुआ, उसके अंदर ये खुलासा हुआ। अब आगरा प्रशासन इस पर सफाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ अशोक चावला जी, वो यहाँ पर खुद एडमिट रहे हैं, उनके परिवारजन एडमिट रहे हैं। उनसे जानेंगे कि 26 अप्रैल की सुबह क्या मामला रहा, 27 को क्या मामला रहा, और सीधे लोग करते हैं क्या पूरा मामला। 26 तारीख को आलम पहले से एडमिट थे यहाँ पे, और छोटे भाई की वाइफ भी यहाँ पर एडमिट थी। 26 तारीख को मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर का फोन आता है कि अशोक भाई, हम आपके फादर को बचा नहीं पाएंगे, आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देंगे, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी है। जब मैं सिलेंडर की व्यवस्था करके तुरंत सिलेंडर की व्यवस्था करके लेके आया और मैंने डॉक्टर साहब को सिलेंडर दिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सिलेंडर आप लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं आएगी। 15 मिनट के बाद मेरे पास यहीं से फ़ोन आता है कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, अब आपके पिताजी नहीं बचे। तो मैंने डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, आप तो भगवान हैं। तो बोले यार मैं क्या कर सकता हूँ। 26 अप्रैल की सुबह क्या हुआ? 26 अप्रैल की सुबह की इतनी मेरे को जानकारी नहीं है। 26 अप्रैल की दोपहर से मुझे जानकारी है। जिस समय मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, मैं यहाँ पर था, फाइल तैयार करा रहा था। यहाँ पर इतना बड़ा अफरा तफरी का माहौल था, जबरदस्त अफरा तफरी यहाँ पर हो रही थी। कोई सिलेंडर लेके कहीं भाग रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बम विस्फोट या भूकंप की स्थिति यहाँ पर आ गई। लोग अपने परिजनों को, अपने जो बीमार परिजन है, उनको कोई कंधे पे लाद के ले जा रहा था, कोई गाड़ी पे। देखिए, ये जो सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है या वीडियो के माध्यम से जो सूचनाएं आई हैं, तो ये जो संभावित मालूम पड़ रहा है कि अप्रैल महीना में जब हमारे वैक्सीन, हमारा कोविड-19 काफ़ी तीव्रता के साथ फैला हुआ था, उस समय की ये बात आ रही है। तो इसमें दो बात है। एक तो ये कि इसमें मॉक ड्रिल करने के कारण से जो पारस अस्पताल के जो मैनेजर या प्रबंधक है बता रहे हैं कि उसके कारण से इस तरह का घटना हो गई। तो इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए तो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जॉइंट टीम बना के वहाँ पर ऑलरेडी आज सुबह से ही उस पूरे महीना का पूरा उसको देखना कि कितने पेशेंट थे, कितना ऑक्सीजन आपके पास था, ये सब कैलकुलेशन तो हो रहा है। तो जो भी उसका रिपोर्ट आएगा और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। का दूसरा बड़ा मंगल है और इस मौके पर अर्पणा यादव हजरतगंज के दक्षिण मुखी मंदिर पहुंची थी। मंदिर पहुंचकर अर्पणा यादव ने जहां लोगों को प्रसाद बांटा तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी वो जागरूक करती हुई नजर आई। साथ ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अर्पणा यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों ने जो सलाह दी थी, जिसके चलते नेताजी ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। इस दौरान अर्पणा यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव को रोमांचक बताया। हमेशा से उनको ये धरती पुत्र की उपाधि मिली है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उनका जिस प्रकार का सम्मान करते हैं बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और आम जनमानस भी, मुझे लगता है इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैंने भी हमेशा से डॉक्टरों का, रिसर्चर्स का हमेशा सपोर्ट किया है और मैं यही कहूँगी कि टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी से अगर हम सबको लड़ना है पूरे देश के तहत, तो टीकाकरण अति अनिवार्य है। 2022 का चुनाव समीप है, वैसे में आप कैसे देखती हैं? मैं यही देखती हूँ कि ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प रहेगा। किस प्रकार का समीकरण बैठता है, उत्तर प्रदेश के लोग किस प्रकार के लोगों को वोट करके लाते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर राम की नगरी में भक्तों की भीड़ हनुमानगढ़ी पर दर्शन के लिए ऐसे उमड़ी कि कोरोना के तमाम नियम कानूनों पर एक तरीके से पानी फेर दिया हो, तार ये नियम कर दिए हो। सभी ने प्रशासन की मौजूदगी में कोविड नियमों का जमकर माखोल उड़ाया। क्या मंदिर, क्या रास्ते, क्या दुकान, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। यात्रियों के पास मास्क तक नहीं नजर आया। ऐसे में सवाल अब यह है कि इस तरह के अव्यवस्था के बीच कैसे कोरोना को हम काबू में कर पाएंगे। क्या ये भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को सीधे तौर पर निमंत्रण नहीं दे रही?
प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार लगातार घटता जा रहा है। बीते 24 घंटे में इसका संक्रमण काफी हद तक थमने के कारण ही सरकार ने सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 0.2% तक रह गया है। बीते 24 घंटे में 2,85,000 लोगों का टेस्ट किया गया और सिर्फ 797 लोग ही नए संक्रमित इसमें से पाए गए। प्रदेश में अब इससे उबरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। रिकवरी रेट 98% तक जा पहुंचा है। इसी दौरान 94 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इसीलिए घनी जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। जिन घरों में 1 से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना कर्फ्यू रह गया है, वहाँ भी जैसे 600 से कम मरीज आएंगे हम वहाँ कोरोना कर्फ्यू को समाप्त करेंगे। तीसरी लहर के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी जनपद के जिम्मेवार अफसरों को, जिलाधिकारियों को, सीएमओ को कह दिया गया है। ये रिसर्च में आया है कि बच्चों के लिए खतरनाक होगी, तो हर जगह बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं और बच्चों की जो बीमारियां हैं उनके बारे में सचेत किया जा रहा है कि बच्चों पर खास निगरानी रखें। इसके साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। लगातार हम जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं हम उसी कैंपस में जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक, हम उनके घर के पास जाकर किसी सामुदायिक भवन को। प्रयागराज में गंगा की रेती में दफन किए गए शवों का अंतिम संस्कार अब नगर निगम ने करवाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों शहर में हुई बारिश में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा, जिससे कि घाट पर कटान तेजी से हो रहा है। गंगा के किनारे दफनाए गए शव खुलने लगे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम टीम ने बाहर आए शवों का दाह संस्कार कराने का फैसला किया है। महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने यह बताया कि अब तक तीनों घाट पर 15 शव का दाह संस्कार कराया जा चुका है। साथ ही तीनों ही घाटों पर निगरानी भी की जा रही है। जो भी शव है और उस समय कोरोना महामारी के समय जो लोगों ने बालू के अंदर शव को दफना दिया था, उनमें जो केवल वैसे शव जो ऊपर की सतह पर हैं और ये बालू पे हैं, जिन घाटों पर बालू है, जैसे हमारा अरैल घाट है, जैसे हमारा फाफामऊ घाट है, जैसे हमारा महेवा घाट है। ये 3 घाट ऐसे हैं जहाँ बालू की है जमीन पर। तो वहां पर जब दफनाए गए तो उस समय महामारी के समय लोगों ने कोरोना का भय इतना ज्यादा था कि केवल 2-2 फीट के गड्ढे कर ही जो भी मृतक थे उनको दफना दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने को लेकर जारी टीकाकरण के बीच यहां महिलाओं के लिए अब अलग स्पेशल पिंक बूथ खोले गए हैं, जहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 2 हॉस्पिटलों में स्पेशल पिंक बूथ बनाने के साथ ही महिलाओं के टीकाकरण के लिए टारगेट भी दिए हैं। जो पिंक बूथ बने हुए हैं ये महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ हैं, जहाँ पर 18 साल से नीचे की वो महिलाएं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो अपनी टीकाकरण करवाएंगी। क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत कम रहा है अभी तक टीकाकरण में, पुरुषों के सापेक्ष काफी कम रहा है। गाजियाबाद में एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में 2 रोहिया आमिर हुसैन और नूर आलम गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि मूलतः बांग्लादेश और बर्मा के निवासी हैं, जिनके कब्जे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, 65,860 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस इन्हीं के साथियों की तलाश में अब जुटी हुई है। हरदोई के समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष पाल की पत्नी और उनकी मां की गैस एजेंसी पेट्रोल पंप को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कुर्क किया गया। सपा नेता सुभाष पाल पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी
हुई है और ऐसे में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में ये कहा गया है कि उन्होंने अपने भाई सुधीर पाल के साथ मिलकर 14 लोगों का गैंग बनाकर ये संपत्ति अर्जित की है। सुभाष पाल अवैध और मिलावटी शराब के रजिस्टर्ड शराब माफिया घोषित हो चुका है। हरदोई का रहने वाला सुभाष पाल एक बहुत ही कुख्यात शातिर, हिस्ट्री शीटर, रजिस्टर्ड शराब माफिया है, जिसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द होने के बाद अब 56 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। आज इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। इस बैठक में वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के अंकों के औसत अंकों के आधार पर छात्रों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। सहारनपुर में बेहट थाना क्षेत्र में एक हैंडपंप प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है। पहले शिकायत हैंडपंप को जिला प्रशासन ने उखड़वाया तो फिर कांग्रेस नेता इसके विरोध में उतर आए। एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि हैंडपंप वही दोबारा लगवा दिया जाएगा, तो इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने अपना विरोध शुरू कर दिया और बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने कस्बे में जुलूस निकालकर कोतवाली बेहट में धरना दे दिया। और पानी से सब पानी पीने का काम करते थे। बाजार के अंदर हिंदुओं की भी दुकान, मुसलमान की भी दुकान, बाजार में आने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। झगड़ा दो व्यक्तियों का था, एक दुकान के सामने लगा हुआ था और दूसरे ने दुकान के सामने अपने लगवाने के लिए प्रयास कर रहा। वो हटवाना चाहता था, वो लगवाना चाहता था। उन्नाव में असमय हुई बारिश ने बांगर मऊ मंडी समिति की पोल खोलकर रख दी है, जहां पर बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं पानी में खराब हो रहा है। इस पूरे मामले में पीएसी केंद्र और सघन सहकारी समितियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहां गेहूं के भंडारण के लिए बना टीन शेड खाली होने के बावजूद भी गेहूं खुले में ही रखा गया था। तो इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कौशाम्बी के मझनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बिजलीपुर में तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंची लेखपाल साधना सिंह पर आरोपितों की घरों की महिलाओं ने हमला बोल दिया। मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। लेखपाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया। तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए यहां पर यह टीम पहुंची थी। बढ़ते आगे, कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाटा थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती को मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने अपना नाम सोनू शुक्ला बताकर प्यार के झांसे में फंसा लिया। कुछ दिनों के बाद युवती को अपने परिवार से मिलवाने के लिए किराए के मकान में वो ले गया। दीवार पर लगी मुस्लिम समुदाय की कुछ तस्वीरें देखकर युवती दंग रह गई। युवती के पूछने पर युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी उसका बना लिया। जब हमको पता चला कि मेरे मोबाइल का सारा रिकॉर्ड उसके पास है, तो मैं अपने घर आई, अपना सिम तोड़ दी, अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दी। तो कुशीनगर के गांव विशुनपुरा में गैंग रेप का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बीती 30 मई को नाबालिग छात्रा अपने जीजा के साथ घर लौट रही थी और रास्ते में 7 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद चाकू की नोक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया गया। लखनऊ सहित कई जगहों पर लगातार दूसरे साल बड़ा मंगल का वार्षिक उत्सव बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन भक्त की भक्ति अपने इष्ट के लिए जैसी पहले थी हूबहू वैसी इस बार भी देखने को मिली, क्योंकि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो कुछ ऐसा ही है। तो चलिए बड़े मंगल के पावन अवसर पर आपको बताते हैं कि आखिरकार बड़ा मंगल मनाया क्यों जाता है, और इस पर देखिए खास रिपोर्ट। 400 साल पुरानी है बड़ा मंगल की परंपरा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण है हनुमान। आज भी गुंबद में चमक रहे हैं चांद और तारे। राजधानी लखनऊ में मनाया जाने वाला बड़ा मंगल सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि कई धर्मों के लोगों की भी इससे आस्था जुड़ी हुई है।
इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत लगभग 400 सालों पहले मुगल शासक ने की थी। नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा एक बार गंभीर तौर पर बीमार हो गया। उनकी बेगम रूबिया ने उसका कई जगह इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। बेटे की सलामती की मन्नत मांगने वो अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर आए। पुजारी ने बेटे को मंदिर में ही छोड़ जाने को कहा। बेगम रूबिया रात में बेटे को मंदिर में ही छोड़ गईं। दूसरे दिन रूबिया का बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ मिला। तब रूबिया ने इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार के समय लगाया गया प्रतीक चांद तारा का चिन्ह आज भी मंदिर के गुंबद में चमक रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही मुगल शासक ने उस समय ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगल को पूरे नगर में गुड़धनिया बंटवाया और प्याऊ लगवाए थे। तभी से इस बड़े मंगल की नींव पड़ी। यहाँ के नवाब हुए, नवाब के संतान ने ही संतान की प्राप्ति हुई और मनोकामना पूर्ण हुई, तो वो यहाँ से ले जा रहे थे। 2 मूर्ति थी, एक मूर्ति ले जा रहे थे भूल भुलैया के पास, वहाँ स्थापना करेंगे, बाबा की पूजा करेंगे। तो यहाँ से बैठा के हाथी पे ले गए, तो हाथी बैठ गया। वहाँ पे गोमती चांदगंज के पास बैठी थी, हाथी बैठ गया। उठाने मूर्ति उतारते थे, हाथी चल देता था, मूर्ति रखते थे, हाथी बैठ जाता था। तो नवाब को सब हो गया गोमती उस पार, हनुमान जी नहीं जाएंगे। तब वहाँ पे नया हनुमान जी मंदिर, तभी नया हनुमान जी पुराने मंदिर हनुमान जी के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। बड़ा मंगल मनाने के पीछे एक और कहानी है। कहते हैं नवाब शुजा-उद-दौला की दूसरी पत्नी जनाबे आलिया को सपना आया कि उन्हें हनुमान मंदिर का निर्माण कराना है। सपने में मिले आदेश को पूरा करने के लिए आलिया ने हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई। हनुमान जी की मूर्ति हाथी पर लाई जा रही थी। मूर्ति को लेकर आता हुआ हाथी अलीगंज की एक जगह पर बैठ गया और फिर उस जगह से उठा ही नहीं। आलिया ने उस स्थान पर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जो आज नया हनुमान मंदिर कहा जाता है। ये सबसे पुराना हनुमान जी मंदिर के नाम से है। ये उस समय बना था जब माता सीता जी का वनवास हुआ था, अयोध्या से बिठूर जा रहे थे। तो यहाँ अवध ये भी था, यहाँ संध्या हो गई, जंगल में हनुमान जी यहाँ रुकी थे माता जी। और टीले वाली मस्जिद जो लक्ष्मणपुरी के नाम से मशहूर था, वो महल था लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी चले गए, हनुमान जी यहाँ बने, उसी समय का मंदिर ये है। मंदिर का निर्माण ज्येष्ठ महीने में पूरा हुआ। मंदिर बनने पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और बड़ा भंडारा हुआ। तभी से जेठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। 400 साल पुरानी इस परंपरा ने इतना वृहद रूप ले लिया है कि अब पूरे लखनऊ के चौक चौराहे पर भंडारा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।